आज की क्लास में आप सभी पाठकों का स्वागत है। आज मैं आप सबको काव्य हेतु के विषय में बताऊंगी। इसके पहले मैंने काव्य प्रयोजन से संबंधित जानकारी आपको दी थी और आज काव्य हेतुओं पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ हेतु का मतलब सबसे पहले समझते हैं। हेतु का अर्थ होता है कारण और काव्य हेतु का अर्थ है काव्य रचना का कारण। सामान्य भाषा में हम इसे काव्य रचना का कारण ही कहेंगे। और काव्य हेतु का साहित्यिक अर्थ है कि काव्य सृजन के आंतरिक नैसर्गिक कारण। इस प्रकार काव्य रचना की निष्पत्ति के प्रेरक उपादान कौन कौन से हैं, उन्हीं को हम काव्य हेतु कहते हैं। इनकी चर्चा काव्य हेतुओं के अंतर्गत की जाती है। इस संबंध में काव्यशास्त्रीय विद्वानों के द्वारा व्यापक चर्चाएं की गई हैं और इन काव्यशास्त्रीय विद्वानों में सबसे पहले हम आचार्य भामह के मत की चर्चा करेंगे। उन्होंने कितने काव्य हेतु माने हैं और इस संबंध में उन्होंने क्या कहा है। तो उनका मानना है कि काव्य के मुख्य रूप से दो ही हेतु होते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने कथन में लिखा भी है कि गुरुपदेशात् दद्धेतुं शास्त्रम जड़ धियो अप्यलम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। अर्थात गुरु के उपदेश से मूर्ख व्यक्ति भी शास्त्रों का ज्ञाता बन सकता है, किंतु काव्य की रचना तो कोई प्रतिभावान व्यक्ति ही कर सकता है। इस प्रकार आचार्य भामह काव्य रचना के दो हेतुओं को स्वीकार करते हैं। उन्होंने पहला हेतु प्रतिभा को माना है और दूसरा अभ्यास को। तो निश्चित रूप से इनके कहने का मतलब है कि अगर गुरु मार्गदर्शन करे तो कम पढ़ा लिखा कम ज्ञानी व्यक्ति भी जो है शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर सकता है। लेकिन कवि बनना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कवि तो वही बन सकता है जिसके अंदर प्रतिभा नामक ईश्वरीय शक्ति या ईश्वरीय गुण होता है। और ये प्रतिभा जो है कवि के अंदर जन्मजात जो है होती है। तो प्रतिभा जो है मुख्य काव्य हेतु का कारण माना है इन्होंने। इस क्रम में आचार्य दंडी ने भी अपने मत दिए हैं। उनकी पुस्तक का नाम है काव्यादर्श और उन्होंने अपने काव्यादर्श में लिखा है कि प्रतिभा, आनंद, अभियोग यानी अभ्यास और लोक व्यवहार एवं शास्त्र ज्ञान को काव्य हेतुओं के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। और इससे संबंधित उनका एक कथन भी है कि नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम आनंदाश्चाभियोगो अस्याह कारणम काव्य संपदा। अर्थात नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और बढ़ा चढ़ा अभ्यास ही काव्य संपत्ति का कारण है। नैसर्गिक प्रतिभा से उनका तात्पर्य जन्मजात प्रतिभा से है। नैसर्गिक का मतलब कि जो नित्य नवीन कल्पनाएं जिसके अंदर हों या नित्य नवीन कल्पनाएं करने की क्षमता जिस व्यक्ति के अंदर हो, उसी के अंदर हम इस प्रतिभा को देख सकते हैं। और कवि निश्चित रूप से हर किसी विषय में हमेशा जो है नई नई कल्पनाएं करता है, नए नए विचार उसके मन में आते हैं और यह गुण उसको ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया होता है। तो नैसर्गिक प्रतिभा से उनका तात्पर्य जन्मजात प्रतिभा से है, जो ईश्वर प्रदत्त होती है। इस प्रतिभा को अर्जित नहीं किया जा सकता। प्रतिभा के अभाव में निम्न कोटि की काव्य रचना निरंतर अभ्यास एवं शास्त्र ज्ञान से हो सकती है, ऐसा दंडी का मानना है। तो इन्होंने भी प्रतिभा को विशेष महत्व प्रदान किया है और काव्य रचना का प्रमुख कारण जो है प्रतिभा को ही माना है। लेकिन इस प्रतिभा को और अधिक तीव्र बनाने के लिए और अधिक चमकाने के लिए जो है अभ्यास और व्युत्पत्ति की भी आवश्यकता होती है।
अगले विद्वान आचार्य वामन हैं, जिन्होंने प्रतिभा के संबंध में अपने विचार दिए हैं और उन्होंने अपनी पुस्तक काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में प्रतिभा को जन्मजात गुण बताया है और लिखा भी है कि कवित्व बीजम प्रतिभानम कवित्वस्य बीजम, अर्थात वे लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश आदि की जानकारी को भी हेतुओं में स्थान देते हैं, किंतु प्रतिभा को उन्होंने काव्यत्व का बीज यानी मूल माना है कि प्रतिभा ही ऐसा मूल तत्व है जिसके कारण कोई भी कवि एक अच्छा काव्य लिख सकता है। बिना प्रतिभा के यह कार्य संभव नहीं है। अगले विद्वान आचार्य रुद्रट हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु स्वीकार किया है। वे प्रतिभा के दो भेद मानते हैं। उनका मानना है कि पहला जो है सहजा प्रतिभा है और दूसरा उत्पाद्य। यहाँ हम समझ लेते हैं कि सहजा प्रतिभा क्या है। तो उन्होंने ऐसा स्पष्ट किया है कि सहजा प्रतिभा वह प्रतिभा है जो व्यक्ति के अंदर जन्मजात होती है और यही काव्य निर्माण का मूल हेतु है। जैसा कि सहजा नाम से भी स्पष्ट है कि जो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर उत्पन्न होती है, जिसमें हमारा कोई प्रयास नहीं होता, वो हमें ईश्वर प्रदत्त होती है। दूसरी प्रतिभा उन्होंने उत्पाद्या को माना। तो उत्पाद्या नाम से ही स्पष्ट है कि उसको हम स्वयं प्रयास करके अपने अंदर विकसित करते हैं। तो उत्पाद्या प्रतिभा व्यक्ति या कवि जो है वो लोक शास्त्र के ज्ञान से और निरंतर अभ्यास से जो है उसके अंदर आ जाती है। यह उत्पाद्या प्रतिभा जो है वो सहजा प्रतिभा को और अधिक निखारने का काम करती है। यानी सहजा प्रतिभा हमारे अंदर जन्मजात होती है, किंतु अगर हम उस पर कार्य नहीं करेंगे, निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे नहीं, तो धीरे धीरे ये प्रतिभा जो है क्षीण होती जाती है। तो सहजा प्रतिभा को निखारने के लिए उत्पाद्या प्रतिभा की आवश्यकता पड़ती है, तभी कोई भी व्यक्ति जो है अच्छा कवि बन सकता है। अगले विद्वान इस क्रम में आचार्य मम्मट हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश में काव्य हेतुओं पर विचार किया है और लिखा भी है कि शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तद उद्भवे, अर्थात काव्य के तीन हेतु हैं, शक्ति यानी प्रतिभा, लोकशास्त्र का अवेक्षण तथा अभ्यास। इन्होंने प्रतिभा को शक्ति नाम दिया। लोकशास्त्र के अवेक्षण से इनका तात्पर्य है लोकशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना और निरंतर अभ्यास करना। तो इन्होंने भी प्रतिभा को प्रमुख माना है और तीन हेतु जो हैं इन्होंने स्वीकार किए हैं। आचार्य राजशेखर का मत जो है थोड़ा सा अन्य विद्वानों से हटके है। उन्होंने भी प्रतिभा के दो भेद माने हैं और उन्होंने लिखा भी है। आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा व्युत्पत्ति को समान रूप से काव्य का हेतु स्वीकार किया है और लिखा है कि प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयस्यौ इति, अर्थात प्रतिभा और व्युत्पत्ति समान रूप से, समवेत का मतलब यहाँ समान रूप से है, समान रूप से काव्य के हेतु हैं। वे प्रतिभा के दो रूप मानते हैं। पहला है कारित्री प्रतिभा। तो जैसा कि कारित्री का मतलब है कि ऐसी प्रतिभा जो व्यक्ति के अंदर यानी कर्ता के अंदर, कवि के अंदर जन्मजात होती है, क्योंकि वो काव्य का कर्ता है, तो इस कारण हम इसको क्या कहते हैं, कारित्री प्रतिभा। तो इसका संबंध जो है कवि से लगाया जाता है कि कारित्री प्रतिभा जो है वो कवि के अंदर होती है। इसी तरह दूसरी प्रतिभा इन्होंने भावित्री प्रतिभा को माना और यह जो है पाठक के अंदर होती है। भावित्री यानी जो कविता का भाव समझने का प्रयास करे, यानी ऐसा सहृदय पाठक जो काव्य में रुचि रखता है और जिसके अंदर यह भावित्री प्रतिभा होती है वही काव्य में रुचि रखता है। तो निश्चित रूप से भावित्री प्रतिभा का संबंध राजशेखर ने पाठक से माना है, सहृदय पाठक से। अगले विद्वान पंडित राज जगन्नाथ हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर काव्यमाला में केवल
प्रतिभा को ही काव्य का मूल हेतु स्वीकार किया और लिखा है कि तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा, अर्थात काव्य रचना का कारण कवि की प्रतिभा ही है। केवल प्रतिभा ही ऐसा कारण है जिससे कोई कवि काव्य का लेखन करता है। तो इन्होंने केवल प्रतिभा को प्रमुख हेतु माना है और किसी हेतु पर इन्होंने चर्चा नहीं की है। तो जितने भी विद्वानों के मतों को हमने यहाँ देखा, उन सब में निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि लगभग सभी ने जो है किसी न किसी रूप में 3 काव्य के कारण स्वीकार किए हैं, यानी काव्य के 3 हेतु सभी ने माने हैं। तो पहला जिसमें प्रतिभा है, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। और विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि प्रतिभा तभी जो है चमत्कृत होती है जब व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा उसका परिष्कार किया जाता है। अर्थात इन तीनों की परिपूर्णता के बिना श्रेष्ठ कविता की रचना संभव नहीं है। आगे हम जो है इन तीनों प्रतिभाओं के स्वरूप और इन पर विस्तृत विचार जो है करेंगे। आज की क्लास में हम केवल इतना ही समझते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको प्रतिभा